नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। कभी कर्नाटक के बहाने, कभी महाराष्ट्र के बहाने, तो कभी डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बहाने लोकसभा चुनाव की तैयारी तो शुरू हो गई है। देश भर में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस तैयारी में जुटी हुई हैं, लेकिन वो जिसके साथ एकजुट हो रहे हैं वो टिकाऊ नजर नहीं आ रहा है। यही एक्सरसाइज असम में भी देखा जा रहा है। इस बार असम में ये थोड़ी अलग नजर आ रही है। यहाँ परंपरा कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ के मिलने और बिछड़ने की रही है, लेकिन हो कुछ और रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विरोधी एकता मंच खड़ा हुआ है, जिसमें 11 से अधिक भाजपा विरोधी दल हैं। विरोधी एकता मंच में पहले सिर्फ एआईयूडीएफ नहीं थी और अब आम आदमी पार्टी भी विरोधी एकता मंच का हिस्सा नहीं है। असम में जो बड़े मुद्दे हैं उनमें पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर अलग रवैया, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन जैसे कुछ विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में कराने का मामला भी असम में रहा है। इन मुद्दों पर सभी विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी भाजपा को घेर जरूर रही हैं, लेकिन जब एकजुट होने की बात आती है तो बिखरने क्यों लगती है? क्या लोकसभा तक यही मुद्दे रहेंगे? क्या लोकसभा चुनाव तक कुछ और तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे? आज मुद्दा में असम के बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राज्य महासचिव अपूर्व भट्टाचार्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर देवोजीत महंत, असम जातीय परिषद के उपाध्यक्ष दुलू अहमद और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रामा परिहार। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी के जो राज्य महासचिव हैं, उनके पास चलते हैं। अपूर्व भट्टाचार्य साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से आप विरोधी एकता मंच को आगे लेके चल रहे हैं और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी भी अब उसमें से निकल गई है, आप कितना मजबूत आपका गठबंधन ये नज़र आ रहा है आने वाले चुनाव को देखते हुए? देखिए, ये तो छोटा मोटा दो चार बात तो होते रहे और ये समय अभी भी तो आया नहीं, और समय जब आ जाएगा, नजदीक आएगा, तब तक ये बात तो जरूर और गहराई से चलेगा। और जितनी ही कठिन परिस्थिति आएगी, उस कठिन परिस्थितियों को मुकाबला करने के लिए हम भाजपा विरोधी एकता मंच हम जरूर कामयाब होंगे। ये जो पहले कोई थे अभी कोई नहीं रहेंगे बताए, लेकिन आने वाले समय ही बताएगा कि इस सिद्धांत से आम आदमी पार्टी दोबारा कोई नई सोच विचार करने वाला है क्या नहीं, या उनकी कार्यकर्ता का भूमिका क्या होगा। ये सब बात भी समय समय पर चर्चा होते रहेगा और हमारी प्रयास रहेगा कि भाजपा विरोधी जो एकता है उसको मजबूत से और मजबूत करना। जी, असम जातीय परिषद के उपाध्यक्ष दुलू अहमद हमारे साथ हैं। दुलू अहमद कई बार टिप्पणी करते रहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी या दूसरी पार्टियों पर भी, लेकिन दुलू अहमद आज आपके साथ हैं। किस तरह की भूमिका जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको आप देखते हैं, खास करके आने वाले चुनाव में और लोकसभा चुनाव में? क्योंकि तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जो आपने एक जो विरोधी एकता मंच बनाया है वो कितना मजबूत नज़र आ रहा है? देखिए चौहान जी, बात ऐसा है कि अगर विरोधी एकता का बात अभी आज शो में आप लोग बोलेंगे तो उसके लिए आपको जाने पड़ेगा 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जाने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपका शो जो देख रहा है या आपको भी क्वेश्चन करने में थोड़ा कुछ टिक लग सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 2021 का चुनाव में जाइए जी। असम जातीय परिषद और कांग्रेस, मैं दूसरा पार्टी का बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट शायद था या 2 साल, मुझे इतना मालूम नहीं है, 2021 में नहीं लड़ा था। तो उस चुनाव में क्या हुआ, आपका 23 सीटें विधानसभा का बात बोल रहा हूँ मैं। कांग्रेस हमेशा हम लोग को ब्लेम करते आता है, अब अभी का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, चुनाव का जब रिजल्ट घोषित हुआ था उसका बाद का बात बोल रहा हूँ, कि हम लोग असम जातीय परिषद के लिए हार गया। असम जातीय परिषद 23 सीटों को बर्बाद किया है।
ये कांग्रेस का स्टेटमेंट था आफ्टर रिजल्ट 2021 असेंबली इलेक्शन का। तो अभी तो विरोधी एकता का बात तो अभी आया है, तो उसमें क्या हो गया 21 का चुनाव में कोई जगह में ऐसा भी है कि कांग्रेस के लिए हारा था हम लोग का कैंडिडेट। जैसे आप हाजू में जाइए, हाजू विधानसभा एक प्रेस्टिजियस गुवाहाटी लोकसभा का अंदर आता है, तो वहाँ में मैं असम जातीय परिषद से 53,000 वोट मिला था मुझे, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, अभी थोड़ा देर पहले आप बोल रहे थे कि सबसे विरोधी स्ट्रॉन्ग पुराना विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट को मिला था 27,000। एक मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई सीटों में हम लोग कांग्रेस का वजह से हारा है, और कोई सीटों में कांग्रेस हम लोग का वजह से हारा। ये तो हम लोग राजनीतिक पार्टी है तो हम लोग कैंडिडेट देंगे, इसमें कोई तो बाधा नहीं है। तो यही बात भाजपा हमेशा चाहता है कि विरोधी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो विरोधी एकता है कांग्रेस नेतृत्व इसलिए ले रहा है कि कांग्रेस बड़ा पार्टी है, लेकिन हम लोग अलायंस में नहीं है। ये मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि विरोधी एकता को हम लोग समर्थन कर रहा है। 11 पार्टी, आम आदमी का पार्टी का स्टेटमेंट आज कुछ आया ही, ये असम के लिए आया ना राष्ट्रीय पार्टी के लिए, ये नेशनलाइज लिए आया, मुझे मालूम नहीं होगा, लेकिन अभी जो 11 पार्टी का बात चल रहा है इसमें कोई अलायंस का बात नहीं आ रहा है कि बीजेपी जो चाहता है, बीजेपी का जो प्लान है कि विरोधी पार्टी डिवाइड होने से हम लोग को चुनाव जीतने में बहुत सुविधा होगा। ये बात अभी ऑल पार्टी को, सिर्फ असम का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेशनल लेवल में बोल रहा हूँ आपको। ये बात सबको मालूम हो गया कि डिवाइडेशन करके बीजेपी पावर में आ रहा है, तो उस डिवाइडेशन को रुकाने के लिए हम लोग को यूनाइटेड होने पड़ेगा। इसमें कोई अलायंस का पार्टी का बात ही नहीं है। 1 कॉन्स्टिट्यूंसी 1 कैंडिडेट, एक क्षेत्र में एक ही कैंडिडेट होगा। किसी कैंडिडेट को असम जातीय परिषद सपोर्ट करेगा, कोई कैंडिडेट कांग्रेस या विरोधी जो एकता है हम लोग को समर्थन करो। इस पर तो कोई चिंता करने का बात ही नहीं, ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी है। तो इसमें चिंता हो रहा है बीजेपी का कि अगर विरोधी एकता सफल हो गया तो क्या होता है, वो लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, बेसिकली असम में प्रॉब्लम आएगा ज़्यादा। तो इसलिए विरोधी एकता में अभी क्या हो गया, बीजेपी का एजेंट भी आ गया बहुत। ये जो बीजेपी एकता है इसमें बीजेपी का एजेंट आ गया अभी। अच्छा, तो एजेंट का रूप में मैं नाम नहीं बोलूँगा, पार्टी का भी नाम नहीं बोलूँगा, कोई कैंडिडेट का भी नाम बोलूँगा। वो एजेंट डे बाय डे आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का टीवी में दिखाएगा कि आज ये पार्टी का ये कैंडिडेट में विरोधी को ऑब्जेक्शन किया है। तो उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि और जिसको ज़्यादा फायदा मिलेगा पार्टी से उसको भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप थोड़ा देर बाद बोल रहा था कि आप कांग्रेस को टिप्पणी करते हैं, राजनीतिक पार्टी को टिप्पणी करता है, यही तो राजनीति है ना। अच्छा, राजनीति तो यही है, टिप्पणी नहीं करने से आप स्टूडियो में मुझे क्यों बुलाएंगे? ठीक है। आप तो असम जातीय परिषद में बहुत लीडर था, आप मुझे क्यों चॉइस किया है? कम से कम कोई टिप्पणी वाली बात तो होगा। यही बात है कि बीजेपी चाहता है कि विरोधी जो एकता अभी सफल होने से हम लोग का प्रॉब्लम है, इसलिए एकता को तोड़ो। और असम में तो तोड़ना फोड़ना राजनीति तो हिमंत बिस्वा शर्मा तो अच्छा सर्व करता है, जो मुख्यमंत्री है, तो सब भी जानता है ये बात को। तो इसीलिए एक तरफ से बीजेपी को तो क्रेडिट लेना चाहिए कि हम लोग को हराने के लिए 11 पार्टी एक साथ हो गया, मतलब हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बीजेपी वो नहीं बोल रहा है, बीजेपी भाजपा पार्टी बोल रहा है कि ये लोग कमज़ोर हो गया, इसलिए कमज़ोर नहीं, आप लोग स्ट्रॉन्ग है इसलिए विरोधी एक साथ हो गया। मेरा हिसाब से, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। पहला सवाल था उस पर आप लोगों ने प्रतिक्रिया जताई है, रामा परिहार का भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद अगले सवाल पर बढ़ेंगे। रामा परिहार जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। आप विरोधी एकता मंच के साथ क्यों नहीं है? विरोधी एकता मंच ने तो बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति बनाई है, लेकिन आप उस मंच से आप क्यों अलग हट रहे हैं? देखिए चौहान जी, आज आसाम में सबसे ज़्यादा शासन किया है तो कांग्रेस ने किया है। बीजेपी तो अभी पिछले 7-8 साल से शासन कर रही है। कांग्रेस जवाबदेह है, उसने भ्रष्टाचार की राजनीति के ऊपर में क्या संज्ञान लिया है, उसने जो संविधान के ऊपर में जो कठोर आक्रमण कर रही है बीजेपी, हर संस्थान को बर्बाद कर रही है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, चाहे जैसे निर्णय ले रही है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, ताज़ा उदाहरण है। बीजेपी चाहे जो करे, कांग्रेस कहीं से भी कोई भी ऐसा काम नहीं दिखा रही है कि वो एक विरोधी दल के हिसाब से लोगों के सामने काम करे। हमको लगता है कि ये बीजेपी का एक तरीका से सहयोग ही कर रही है। हम कांग्रेस को भी एक समान ही समझते हैं। उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, आज बीजेपी ने अघोषित इमरजेंसी लगा कर रखी है, संविधान का पूरी तरीके से मटिया मेल कर रखा है। कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं, चाहे जैसे खरीद फरोख्त करते हैं, चाहे जैसे सरकार गिराते हैं, चाहे जैसे निर्णय लेते हैं। 8 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में संविधान पीठ ने जो निर्णय दिल्ली सरकार के लिए दिया, उसको 8 दिन भी नहीं लगाए बदलने के लिए। 8 दिन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को भी नीचा दिखाने की कोशिश की है।
कांग्रेस का निर्णय अभी भी इस मामले में संविधान को बचाने के लिए अनिर्णय की स्थिति में है। हमें लगता है कि कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है, इसीलिए हम इस मंच में कांग्रेस के नेतृत्व में किसी मंच में शामिल होना नहीं चाहेंगे। जी, अब आपकी इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद हमें लेना होगा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बाकी रहेगी डॉक्टर देवजीत महंत की प्रतिक्रिया। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं असम में बनते बिगड़ते समीकरणों का और आगामी चुनाव के मद्देनज़र मुद्दे क्या होंगे असम के लिए, और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं। जो असम में भाजपा विरोधी एकता मंच जो बना है उसमें कौन पार्टियां हैं, कौन पार्टियां नहीं हैं, उनकी क्या राय है। लेकिन इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर देवजीत महंत, अब आपकी प्रतिक्रिया। पहले तो आपने जो बात किया था मुद्दा क्या होगा जी, 2014, 2016, 2019 एंड 2021 हर इलेक्शन में हम जनता जनार्दन के पास जब गया था, हमने एक बात किया था, परिवर्तन के लिए हम लोगों को जनादेश दीजिए, वोट दीजिए। हमने क्या परिवर्तन किया है? हमने परिवर्तन किया था जनता जनार्दन का आस्था और विश्वास का। आज हर युवा बोल सकते हैं, हर युवा के पास एक बिलीव आया है कि पढ़ने से एक उनको अच्छा नौकरी मिलेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी आज हवाई जहाज़ में चल सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द ये परिवर्तन हम लोगों ने लाया है। आपने कहा था, सब लोगों को पूछा भी था, जे विरोधी का जो एक साथ एक ही मंच में 11 दल एकत्रित हुआ है। आप बता पाएंगे क्या ये 11 दल का नाम क्या है? उजित भैया एक सांसद है, उनका एक दल है, उसका मतलब एक दल हो गया है क्या, जिसका कोई सांगठनिक भेटी नहीं है। थर्ड हो गया, दुल्लू अहमद ने कहा था जे आपका लेकर उसने भी टिप्पणी किया था, कौन क्या होगा उससे ज़्यादा पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी क्लियर होना चाहिए। आपका मैंने देखा है जो नेशनल लेवल में उनका जो समीकरण है, स्टेट लेवल में उनका समीकरण डिफरेंस है। और हम लोग उनको ये नहीं बोल रहे जी उनका वजह से उनका कोई ना कोई जगह में उनको ये लगा है जो बीजेपी के साथ उनको जो सम्मुख समर में आ नहीं सकते, इसलिए सब लोग इकट्ठा होने के लिए बात कर रहे हैं। वही बात हमने 2021 में देखा था, AIDF के साथ उन लोगों के मिलकर इलेक्शन ने लड़ा था। अभी सब लोग बोल रहे हैं जो AIDF के साथ वो मिल नहीं होगा। मैं आपको आज ये स्टूडियो में बोल रहे हो, अब 2024 आने दीजिए, अभी जो बोल रहे हैं एक डिफरेंट पिक्चर आप लोगों को दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि उनको ये कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है जो उनको अगर जो समस्ती में जीतना है, एक टारगेटेड वोटर्स को उन लोगों ने हमेशा उन लोगों को टारगेट किया है। एक जब हम लोगों ने ये डिलिमिटेशन का खसरा निकाला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तब तो उन लोगों ने ये क्यों नहीं कहा था जो लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी में जब जो हम लोगों का भूमिपुत्र है उन लोगों को जितना दिन से ये राजनीतिक अधिकार नहीं मिला था, 3 सीट ओपन करने के बाद उनको राजनीतिक अधिकार मिलेगा। हो सकते हैं उनका कोई जगह में आपत्ति हो सकते हैं, लेकिन जिसमें अच्छा है वो अच्छा बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। जो हम लोग का भूमिपुत्र है, अगर उन लोगों का अच्छा हुआ है तो अच्छे को स्वीकार करने के लिए अच्छा उनको एक दिल होना चाहिए। जब अच्छा काम को अच्छा बोलेंगे तब जनता जनार्दन उनको आस्था और विश्वास मिलेगा। लेकिन इसलिए वो लोग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने हमेशा एक टारगेट किया है संख्या लघु वोटर का। और इसलिए आप देखिए इवन इन राइजर दल ये 3 गगोई जो मिलकर एक नया धारा शुरू करने के लिए ट्राई किया था। कभी 19 ये जो 75 ईयर्स हो गया, 75 ईयर्स का स्वाधीनता का 69 ईयर्स का जो पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा समय कांग्रेस था। और उनका एक मुख्यमंत्री गगोई
15 ईयर्स था। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप एक मुझे वो दिखाइए, हम लोगों का 2 संसद अहोम कम्युनिटी का था, उस टाइम में क्यों नहीं था? उन लोग जो अहोम का बात करते हैं, 3 अहोम का बात करते हैं, 69 ईयर्स का जो मैक्सिमम टाइम वो रूलिंग पार्टी में था, उन लोगों का गवर्नमेंट था, उस टाइम क्यों अहोम को उन लोगों ने जनप्रतिनिधित्व नहीं दिया था? यहाँ से ही एक प्रधानमंत्री गया था उस टाइम, जो एक क्योंकि वो तब परंपरा खुश थे। किया था। उन लोगों ने बाहर से लेकर हमेशा कैंडिडेट जिताते थे। हम लोगों ने यहाँ जो जनगोष्ठिया लोग हैं, उससे हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भूमिपुत्र को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये दिया है, घोषणा निकाला है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आदरणीय जनाया है। जी अपूर्व भट्टाचार्य जी, जब इन्होंने मुद्दा छेड़ ही दिया है डिलिमिटेशन का, तो उस पर आप तो जाहिर है आप बोलेंगे, आप बहुत बोलते हैं उस पर, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है कि जो मुद्दे होंगे आगामी चुनाव में, लोकसभा में जो मुद्दे होंगे वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि असम में हमने हाल फिलहाल में जो भी मुद्दे देखे हैं, मैं कुछ मुद्दे आपको याद दिला देता हूं। जिस तरह के डिलिमिटेशन पर बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाना, जो एविक्शन चल रहा है जगह जगह, जो फॉरेस्ट एरियाज को खाली कराया जा रहा है या जहां अतिक्रमण हुए हैं उसको खाली कराया जा रहा है, उस पर क्या चुनाव लड़े जा सकते? क्या वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा? कानून व्यवस्था या भ्रष्टाचार, आए दिन हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में लिप्त। इस पर क्या आप खुश हैं? पुलिस रिफॉर्म हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो रहा है, क्या इस पर आप खुश हैं? क्या ये मुद्दा होगा? पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद है, मेघालय के साथ, अरुणाचल के साथ, नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है, उस पर जो लेन देन हो रही है, उस पर क्या आप खुश हैं? क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव का? हाल फिलहाल में जो यूसीसी का मुद्दा आया है, क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा? इन सब मुद्दों में आपको कौन सा बड़ा मुद्दा लगता है जो लोकसभा के जो रणनीति है उस पर असर पड़ेंगे इन मुद्दों को लेकर? देखिए, पहला बात है, ये भाजपा की प्रवक्ता महंता जी की जो बयानबाजी है, उन बयानबाजी से इतने आश्चर्य हो गया, और 3 गोगोई मिलते ही ये लोग डर गया। इसीलिए बता रहा है 3G, 3 गगई का मिलना अशुभ है। लेकिन शुभ और अशुभ ये तो जनता तय करेगा। ये भी शायद महंता जी ने भूल गया कि सन 2001 में जब कांग्रेस सत्ता पे आया था, तब कांग्रेस कोई भी चुनाव नहीं हरा था। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है और जनता जनार्दन सबसे बड़ा निर्णायक होता है कि जनता जनार्दन जब निर्णय लेंगे तब ये सब ड्रामाबाजी कुछ नहीं चलेगा। अभी जो बता रहे हैं, मुद्दा तो 2 ही है। एक तो महंगाई है, जो सन 2014 में सत्ता पे आने से पहले कहा गया था, जब रसोई गैस की सिलेंडर की कीमत 414 रुपया थे, जब हमारे मस्टर्ड ऑयल की कीमत 60 रुपया थे, जब पेट्रोल 60 रुपया में मिलता था, जब दाल का भाव 50 से 60 रुपया में मिलता था, तब भाजपा ने कहा था महंगाई बार बार, अगली बार वही बोल के तो मोदी सरकार आ गया। आज सन 2023 में खड़े होकर शायद महंता जी इतना तो नहीं कह पाएगा कि हमारे सरकार ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में 9 साल और राज्य में हम 7 साल कंप्लीट किया है, उसके बाद हमारे रसोई एलपीजी का कीमत कितना हो गया? गुवाहाटी में 1152 हो गया है, बाहर में तो 1200 से कमती नहीं है। पेट्रोल का दाम क्या हो गया? क्या यही अच्छे दिन थे? ये मुद्दा नहीं है। जनता जनार्दन जी, महंगाई को आप सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं? सबसे। और दूसरा बात है बेरोजगार। अभी भी भूले नहीं कि जब कहा गया था कि सालों में 2 करोड़ युवा युवती को नौकरी मिलेगा, तो आज तो 9 साल हो गया, 18 करोड़ युवाओं को तो नौकरी मिलना चाहिए। उसके अलावा क्या कहा गया? नौकरी की तलाश करना छोड़ो, युवाओं गांव में जाओ,
और पकोड़ा बना के बेचो। अरे भैया, ये सब बेरोजगार युवाओं ने अगर पकोड़ा बनाना शुरू कर दे गया तो खरीदेगा कौन? माए बाप खरीदेगा और बेटा बेचेगा। तो यही है तो हालत। आप मुद्दा के बारे में बताएं, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जब हमारे संविधान की पवित्रताओं के लिए हम लड़ेंगे, जब हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, तो कल की आने वाला कोई पीढ़ी की बात से जनता नहीं टलेंगे। जनता उसी तय करते हैं कि हमको कौन सुख हमारे लिए ला सकते हैं, जी किसने हमारे अभाव को मिटाने सकता है, किसकी बोली और करनी में फर्क नहीं होती है। अभी जो हो रहा है, क्या यही अच्छे दिन है? 2 साल में असम सरकार 40 करोड़ से हजार करोड़ से ज्यादा पैसा लोन ले लिया है, और इस लोन को रिफंड करने, इससे हमारा क्या रिसोर्स बढ़ा है? हमारा निजी इनकम बढ़ा है? हमने क्या कर रहा है? हमने हिताधिकारी का जन्म दे रहा है, और हम वही कर रहा है। जब हम बैंकों से हजार करोड़ रुपया हमने लोन ऋण ले रहा है, उसी समय हमने जाके बोलता है हम दिल्ली में जाके बिहू नाचेंगे। अरे भैया, कम से कम तो इतना सोचा करो कि जब कल असम के डीजीपी ने एक फेसबुक में एक चीज डाला, मैं बाजार से चल रहा था, जब मैं बाजार से चल रहा था तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आग के बीच से चल रहा हूं। ये हमने नहीं कहा, कोई कांग्रेस की कर्मी ने, कोई कांग्रेस की प्रवक्ता की बयानबाजी नहीं थे। ये असम की पूर्वी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, असम के जाने माने साहित्यिक थे फूले सैकिया जी। आज जो कहा जा रहा है, कहा महंगे क्या पहुंचे? ठीक है पूर्व जी, महंगे को लेकर 2 मुद्दे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं आपने गिनाए हैं। हाँ, 2 मुद्दे। और ये सब जो बता रहे हैं कि हम अहूम के लिए कर रहा है, हम चाहे, अरे भैया जी इस पर आगे बढ़ेंगे अपूर्व जी। हमसे क्यों पंगा ले रहे हो? आपने जाकर अहूम जनजाति से पूछिए, आप सुख में है, आप खुशी है क्या नहीं? जी ठीक है अपूर्व जी इस पर और बातें होंगी। अभी जो आपने बातें कही है इस पर और बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या होंगे मुद्दे और किस तरह के बनेंगे समीकरण असम में लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब बारी है दुलू अहमद की, जो असम जातीय परिषद के हैं। दुलू अहमद, जो हमने थोड़ी देर पहले मुद्दे गिनाए थे, परिसीमन का मुद्दा है, राज्यों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है वो मुद्दा है, यूसीसी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, और तरह तरह के जो मुद्दे हैं असम में वो हमने गिनाए थे। लेकिन अपूर्व भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि ये सब मुद्दे छोड़िए, सबसे बड़े मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी। आपकी क्या राय? हम लोग जब भी कोई भी टॉक शो में जाता है तो पहला बात तो बेरोजगारी और ये महंगाई की बात निकल रही है, ये तो नंबर 1 है सब में। आप जब भी जाइए, आपका इशू दूसरा होने से भी ये बात तो आएगा। और जो असम जो सरकार, बीजेपी का जो सरकार है, और चमक दे रहा है। मैं एक चमक का बात आपको बोलूँगा, महंता जी अगर उसका रिप्लाई देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बीजेपी तो चमक दे रहा है ना। तो आज देखिएगा, लास्ट अप्रैल में, ये कल एक अखबार में निकला था, लास्ट अप्रैल में बिहू को आपको वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री किया था असम सरकार। और 10,000 जो लोकल फेस्टिवल जो असम का है, 10,000 उसको गर्ल को लाया यहाँ पे, जो बड़ा स्टेडियम था सरोसजा, उसमें वहाँ पे प्रोग्राम किया, प्रधानमंत्री भी आया और गिनीज बुक में एंट्री हो गया असम का बिहू। लेकिन महंता जी इसका आंसर देने से मुझे अच्छा लगेगा। कल एक न्यूज़ पढ़ा मैंने, उसमें लिखा है होटल, ये जो बाहर से जो जितना आया था गुवाहाटी में, जो यहाँ पे 3 नाइट 2 नाइट स्टे किया था, होटल का बिल आज तक नहीं मिला है।
और ज़्यादा भी पैसा नहीं है। होटल का बिल आज 4 महीना हो गया, अभी तक किसी को कुछ मिला है। और अभी किसी को फ़ोन कीजिए, वो बोलेगा कि मैं तो उस टाइम जीएसटी पार्ट देख रहा था, ये बिल का पार्ट मैं नहीं देख रहा हूँ। कोई बोलेगा मैं एडीसी हूँ लेकिन फाइनेंस पार्ट मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करता। इसलिए कंप्लेन नहीं करता है कि जो भी कंप्लेन करेगा उसका होटल में चला जाएगा, जीएमसी जाएगा, कोई ईडी जाएगा, जीएमडी जाएगा, परमिशन मांगेगा, ये मांगेगा। तो इसकी वजह से कोई ज़्यादा भी रुपया नहीं है। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं दुलू अहमद, ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, ये सरकार को तो करवाना भी सरकार को चाहिए। बोलना चाहिए था कि हम लोग को आप लोग मदद कीजिए, हम लोग आपको बिल नहीं देंगे। चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं। अब मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग लगा रहे हैं आरोप कि असम सरकार ने अभी तक बिल नहीं दिया। असम, इसमें कोई पर्सनल व्यक्ति का बात नहीं आ रहा है, कोई मुख्यमंत्री का बात नहीं आ रहा है। असम सरकार को बोल रहा हूँ कि ये 4 करोड़ अभी सुन रहा है कि दिल्ली में ले जाएगा। अभी अगला महीना दिल्ली में ले जाएगा। अरे भाई, पहले यानी आप जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उस पर हो रहे सरकारी खर्चों का तो मुद्दा आप डोनेशन बोलिए कि होटल वालों को बोलिए, होटल एसोसिएशन को बोलिए कि हम लोग को इतना लड़की को रखना है असम में, उस लोगों को खिलाना है, असम का फेस्टिवल है, आप लोग डोनेशन दीजिए। तो उसमें शर्म का क्या बात है? आप लोग बोलेंगे कि बिल पे करेंगे, ऊपर से बिल नहीं देगा तो आपको क्या होगा? पेपर में न्यूज़ आएगा, आपका चैनल में न्यूज़ आएगा। मैं क्या बोलूँ, ये सब चमक दे रहा है। गिनीज बुक में एंट्री हो गया, लेकिन आज गुवाहाटी का होटल का बिल नहीं मिला अभी तक। उत्तर देंगे आपका प्रश्न। हाँ, अब दे, लेकिन टू द पॉइंट देने से ज़्यादा 100% टू द पॉइंट की बिल मिला कि नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये असम का संवाददाता बोल रहा है, संवाद माध्यम बोल रहा है ये। और दूसरा आपका क्या मुद्दा था वो भी बोल दीजिए। कौन सा दूसरा मुद्दा? आप 2 मुद्दे उठा रहे थे, एक तो ये आपका जो सरकारी खर्च पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, हाँ। और दूसरा आप कुछ और कह रहे थे, लाचित बरफुकन का कार्यक्रम या कुछ और कह रहे थे। ये सब यही मुद्दा दिल्ली था में। आपका। जी, आप जवाब दे सकते हैं देवोजीत साहब। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो होटल का मुद्दा उठाया है, मैं उनको क्लैरिफाई मैंने कहाँ उठाया भाई? आप लोग हमेशा मुझे क्यों टारगेट करता है? मैंने नहीं उठाया। किसी ने उठाया, लेकिन ये आप असम का आवाज जो देते भी हैं। यहाँ डिस्कशन असम में का आपने मीडिया उठाया हाउस है। में ये न्यूज़ प्रसार हुआ है, ये ठीक मैं है। लुलु अहमद ने बोल रहा हूँ। ठीक ठीक है, है, देवोजीत जी जवाब। क्वेश्चन पूछा था, मैं उनको आंसर दे रहा हूँ। आपको मैं अभी एक नंबर दे दूंगा एडीसी को, आप फोन कीजिए कि मैं होटल का मालिक हूँ, मुझे बिल नहीं, वो बोलेगा मैं नहीं देखता हूँ ये ठीक है, part। सुन लीजिए। आप बोलिए, उसका ऊपर में बोलिए ना। हाँ, जो बिल का एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो दिया था, एक महीना दिया था, एक महीना। काइंडली मेरा एक रिक्वेस्ट है आपका, बहुत विनम्रता से मैंने सुना हूँ। हाँ, एक महीना टाइम भी बोल दीजिएगा। 1 महीना दिया था, आप टाइम दिया था मत बोलिए, 1 महीना दिया था। मैं ये बात दूसरे में आते हो, नहीं तो वो बोलने नहीं देते। नहीं, पहले इसको आप क्लियर तो कीजिए। आप प्लीज थोड़ा शांत रहिए, अच्छा, सुन ठीक- लीजिए ना दुलू, क्योंकि आपका भी शायद होटल है। ठीक है। ओके, तो जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन का हिसाब से उनको दिया गया था जी, कितना दिन का होगा, कितना दिन का बिल उनको सबमिट करना है, कितना विद इन कितना दिन के अंदर, तो और उसका नंबर ऑफ डेज स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था। तो अगर नंबर ऑफ डेज जो है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ डेज देंगे, लिखेंगे बिल में, तो डेफिनेटली दे हैव टू और वेरीफाई। अभी आप हेल्प भी कीजिए, ऊपर से अभी ये बदनाम भी लीजिए, ज्यादा लिख दिया, ज्यादा बिल बनाया। अरे आप लोग को वेरीफाई कीजिए। सेकेंड, एक सीमा विवाद का बाद निकला था। सीमा विवाद कब शुरू हुआ था? 1962 से 1978 तक असम का जो बृहत्तर असम था वो डिवाइड हो गया, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। उसी टाइम में अगर सीमा का ठीक तरह ये समस्या समाधान किया जाते तो आज ये प्रॉब्लम खड़ा होते। सेकेंड, मैं अपूर्वा जी को विनम्रता से अनुरोध करते हो, काइंडली थोड़ा अपने, उसने बहुत क्वेश्चन उठाया था महंगाई का जो क्वेश्चन, हम लोग कभी ये अस्वीकार नहीं किया है सामग्री का दाम बढ़ा नहीं है। और ये भी सही है जो उन लोग जितना दाम में खरीदते हैं, हम लोगों का जो असम में थ्रू आउट इवन इन इंडिया जितना हम लोगों का कर्ज करता है, सही वही दाम में खरीदना पड़ते हैं। सो वी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन वो जो बार बार वो जो बीजेपी गवर्नमेंट का बोलते हैं, अपूर्वा जी शायद आप सुन रहे हैं, राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल में 45 रुपीज़ गवर्नमेंट का स्टेट टैक्स होते हैं। और आज का डेट में इंडिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल का दाम है राजस्थान में। तो काइंडली उनका ही गवर्नमेंट है, थोड़ा यहाँ से अगर वो मैसेज दे देंगे तो अच्छा होगा। सेकेंड आप देखेंगे तो आता है, ये पेट्रोल का दाम उसने कहा था दिल्ली में सेकेंड होते हैं। थर्ड, उसने एक ऋण का बात कहा था। ऋण का जब बात कहा था उसने शायद भूल गया है, उनका ही कांग्रेस नेतृत्वाधीन जो गवर्नमेंट अलग अलग राज्य में है, जैसे उनका राजस्थान में है, राजस्थान का आज का डेट में और स्टेट गवर्नमेंट का ऋण का अमाउंट है 4.5 लाख करोड़। हम लोगों का है, लास्ट बजट जब सबमिट किया था
1 crore 10 lakhs सॉरी यस 1,10,000 कोटी टका हम लोगों का ऋण है, लेकिन राजस्थान में 4.5 लाख करोड़। हो सकते ये बोलेगा राजस्थान बड़ा स्टेट है। मैं सेम स्टेट का कंपेयर कर देती हूँ। पंजाब में जितना एरिया हम लोगों का है, ऑलमोस्ट असम का जितना एरिया है पंजाब का इतना ही है। पंजाब का आज का डेट में 3.1 लाख करोड़। ऐसे ही आप केरला का देखेंगे 2.5 लाख करोड़। अगर ऋण लेकर गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है उनका अगर वेतन पे करना होगा तो दैट इज नॉट ए वेलकम मूव। बात अगर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अंतर्गठनीय उन्नयन किया जाते तो डेफिनेटली उनका एक इकोनॉमिक रिकवरी आते हैं। 2008 तक असम में ओनली 6 मेडिकल कॉलेज था, आज 23 मेडिकल कॉलेज होने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में फर्स्ट दलंग मिलने के लिए 1962 में हुआ था। सेकेंड दलंग मिलने के लिए हम लोग 25 ईयर्स वेट किया, थर्ड दलंग के लिए 11 ईयर्स वेट किया। आज लास्ट 7 ईयर्स में 5 कंप्लीट किया हुआ है, ब्रिज लोकार्पण किया गया है और 5 ब्रिज का काम चल रहे हैं। अपूर्वा जी, आप जब ये बोलते हैं हम लोगों के ऊपर अंगली उठाते हैं, 2014 से पहले आप देखिए आज जो असम का जो है 1 हॉर्न राइनो है, कितना ये हुआ था और आज का डेट में कितना है। सो ओनली थिंग इज दैट लेट पीपल डिसाइड अबाउट दैट। आदमी लोग जो देखते हैं वही विश्वास करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक चेंज किया है। आप लोगों का प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी ने उड़ीसा में कहा था कि हम लोग जब 1 रुपया सेंटर से भेजते थे ओनली 15 पैसा वो गरीब का खाता में जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने सुनिश्चित किया है जो 1 रुपया हम लोग भेजते हैं सेंटर से वो 1 रुपया का पूरा ही 1 रुपया उसका खाते में जाता है। हम लोग जब बोलते हैं परिवर्तन, यही परिवर्तन किया है आस्था और विश्वास का। अपूर्व जी आप बोलिएगा, थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को भी मौका देते हैं। जो हमारा पहला सवाल था, ये तमाम जो मुद्दे हमने गिनाए हैं उससे बढ़कर क्या महंगाई और बेरोजगारी का ही मुद्दा है? अगर हम असम की बात करते हैं तो असम की कौन से मुद्दे हैं जो लोकसभा की रणनीति को तय करेंगे? रामा जी, मैं पहली बात तो अपूर्वा दास मेरे काफ़ी सीनियर हैं, उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। आज 7 साल से आसाम में सरकार, आपने कौन सा ऐसा आंदोलन कर दिया, कितने लोगों को आपने जगाया, कितने लोगों के साथ में आपके जाकर के खड़े हुए, लोगों के घर उजाड़ा गया, लोगों को बेरोजगार किया गया, लोगों को जगह जगह उनके घर तोड़ तोड़ करके उनके नई नई प्राइवेटाइजेशन की स्कीम लेकर के आए। आप कितने लोगों के साथ में जाकर के खड़े हुए? मैंने नहीं देखा कि किसी आंदोलन को आपने खड़ा किया। हेमंत विश्व शर्मा के सामने या सर्बानंद सोनोवाल के सामने आसाम ने बहुत बड़ा आपने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हो। खाली दिखावा करने से नहीं होता है। जहाँ तक हमारे मित्र महंत साहब है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और जो मुद्दा है वो हमने काफ़ी सोल्व कर लिया। जब 1200 रुपये सिलेंडर बिक रहा है, आप महंगाई के ऊपर में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है। बात कर रहे हैं पेट्रोल की, पेट्रोल क्या दाम बढ़ रहा है? आपके एमपी में 117 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। आसाम के अंदर में 20,000 स्कूल बंद हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है शिक्षा के ऊपर में। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सुबह 4 बजे 5 बजे जाकर के लोग हॉस्पिटल में लाइन लगा रहे हैं, फिर भी उनका मरीजों का नंबर नहीं आ रहा है। गुवाहाटी को आपने गड्ढों का शहर बना करके छोड़ दिया है। आप ये यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं या आप यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं? लोग गड्ढे में गिर करके मरने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, लोग सुबह घर से निकलते तो शाम को घर ठीक से पहुंच पाएंगे नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। आप इसको विकास कहेंगे? जी, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है। अपूर्व जी आपके पास आते हैं। आप थोड़ी ईमानदारी से सोचते हैं, महंगाई के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, 1200 रुपये सिलेंडर हो गए हैं या हर चीज़ वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन अगर यही मुद्दे आप लेकर जाएंगे चुनाव में तो क्या यही मुद्दे आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे और आप जीत पाएंगे चुनाव में? ज़रा इस पर थोड़ा गौर से अगर सोचें तो हम कई बार देख चुके हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है विश्व में स्टेबल इकोनॉमी है और कहीं बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अब कई वजह हैं, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, कई रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अगर हम महंगाई की अगर हम बात करें तो कई सारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा है या दूसरी जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसको बंद करना पड़ेगा, तभी आपकी 2014 वाली स्थिति वापस लौटेगी। इस पर क्या आप ईमानदारी से सोच कर बोल रहे हैं? क्या वही स्थिति रहेगी हमेशा या कुछ जो महंगाई बढ़ी है वो बढ़ भी सकती है? क्या इसका अंदाजा नहीं है? देखिए, पहला बात है कि रामा जी ने कहा कि दिखावा बोल रहा है। शायद रामा जी नए नए मैदान में उतरे हैं, उनको कांग्रेस की
क्या क्या कदम हमने महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ सड़क में कितना मूवमेंट किया है, उनको शायद थोड़ा कुछ जानकारी लेने का जरूरत है। और मैं उनसे ज्यादा बहस करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि नए नए आए हैं। असम के समाज जीवन के बारे में पहले तो जान ले, उसके बाद करूंगा। महंता जी ने कहा, मैंने महंता जी से विनम्रता से ये बात पूछ सकता हूं कि आपने कहा था कि जो नोटबंदी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था आर पार की लड़ाई बंद होगी, फेक करेंसी की बंद होगी। लेकिन महंता जी, कुछ दिन पहले हमारे 500 रुपया का ये जो 88,000 करोड़ रुपया गुम हो गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसकी वजह से हुआ है? और जितना ही आपके मित्र है, सब तो यहां से पैसा लेकर भाग जाता है विदेशों में। आपने ये नहीं मानते हैं कि इसके लिए हमारे आर्थिक व्यवस्थाओं पर कड़ी से कड़ी यहां पर प्रेशर दबा जा रहा है? आपने हमसे कह दिया कि राजस्थान में क्या। भैया, पहले तो अपने घर पर नजर डालिए। आपने सन 2014 में जब वोट मांगे थे, तब मोदी जी और आप लोग भाजपा ने कहे थे कि महंगाई, बार बार इस महंगाई के खिलाफ आपकी सांसद विजया चक्रवर्ती ने के प्याजों का माला पहनकर सड़क में उतर आए थे। आपकी डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फूकन ने सिलेंडर को लेकर असेंबली पहुंचे थे। क्या भूल गया? शर्म आती रही आपको मानने के लिए। आपकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुवाहाटी के फांसी बाजार यहां पर पहुंच के कहते, मुझे इस बात सोच के अफसोस होता है कि जिस शहर के बगल से ब्रह्मपुत्र जैसा नद बहती है, वहां पर बिजली आती है, वहां पर बिजली रहती है नहीं। तो हमें सत्ता पे आने दीजिए, 24 घंटा बिजली। अब 24 घंटा बिजली है। अरे आप किस भी विधानसभा के अध्यक्ष ने तो हमको वही सुझाव दिया है कि बिजली की जो यूनिट रेट बढ़ गया है, तो अब आप एक काम करो, लाइट ऑफ करो, फैन ऑफ करो, एसी ऑफ करो और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। क्या यही आपसे उम्मीद थे? आपने तो सबका साथ सबका विकास का कहा था। आपने सही बात से बता दिया, आपने बहुत कुछ कर लिया, खुश है। लेकिन आज तक राकेश पाल का एपीएससी का घोटाला का आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? आपने कहा कुछ किया है आपने। अरे कुछ तो शर्म रखिए। असम के पुलिस के महानिदेशक जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जनता से अपील करना जरूरी हो गया कि हमारे घगरा पार के ओसी भीमन राय को जिसने ढूंढ के लाएंगे, उसको हम पैसे मैंने पुरस्कृत करेंगे। यही भीमन राय है ना, यही लीना दले है ना। ये सबको लेकर आपने आज तक जून मनी राभा के बारे में आपने सोच नहीं पाया, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस ने काफी कदम उठा लिया, बहुत आधुनिक हो गया। अभी भी ईमानदार कुछ लोग हैं जिसके वजह से देश चल रहा है। आपने कह दिया कि कांग्रेस के जन, आपने कहा 46,000 करोड़ रुपए क्या घर से देंगे? हाँ, ये 46,000 करोड़ से आपने बिहू नाचने के लिए कहा, लेकिन उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेंगे? उनके माता पिता ने जब 100 रुपया से पेट्रोल खरीदता है, जब करीब 200 रुपया से मीठा तेल खरीदता है, जब 1200 रुपया से गैस के सिलेंडर खरीदता है, क्या तब उसी दिन के लिए आपने बोलकर नाचो नाचो? अरे भैया, नाचने से पहले पेट की भूख कमती होना चाहिए। अभी आपने क्या बताया? आपने हर वक्त ऐसा काम किया है जब आपने देखा है परिसीमन के सूची निकालने के बाद आम लोगों के बीच में फिर आप बहुत सारे मुद्दे एक साथ बोल रहे हैं अपूर्व जी। एक मिनट, सत्ताधारी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तब आपने क्या कह दिया? आप मुख्यमंत्री अब दूसरा बात छोड़ के अभी इलाका घूम के बिहू नाचनी को पैसा दे रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये क्यों आप इतने पैसा कर्जा लेकर? आपने पहले भी चुनाव के समय वोट के लिए आपने कह दिया कि महिलाओं को छोटे छोटे बैंक से लिया ऋण को हम माफ कर देंगे। उनके भविष्य क्या हुआ? आज आपने कहता है कि आसाम के हर कर्मचारी को सही तरफ से तनख्वाह मिल रहा है। बहुत सारी बातें आपने कही हैं, बहुत सारे आरोप आपने लगाए हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं अपूर्व जी। और आपके शासन इस पर शासन में जी ये बिजली पुखुरी में नहीं बचता है।
आप इस पर जवाब देंगे देवोजीत मैम, जवाब देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा हमें रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इसका जवाब देवोजीत से चाहेंगे। मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले अपूर्व भट्टाचार्य ने तमाम मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, लेकिन ये मुद्दे कई बार वो कह चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा। अब भारतीय जनता पार्टी के देवोजीत महंत इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि दुलू अहमद भी अपनी बातें पूरी कर लें। दुलू अहमद, हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों की और जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे। एक तो ये है कि अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के रामा परिहार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अब क्या काम किया नहीं किया, वो कहाँ थे, अब उठा रहे हैं ये मुद्दे। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो भी विपक्षी पार्टी है वो एक साथ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मुद्दे जो उठा रहे हैं वो कमोबेश एक ही तरह के मुद्दे हैं। जब मुद्दे एक ही हैं सभी पार्टियों के, तो एक साथ एक मंच पर आने में क्या दिक्कत है? ये लड़ाई क्या एकजुट होकर आप लड़ पाइएगा? जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि वन कंस्टिट्यूएंसी वन कैंडिडेट बीजेपी अगेंस्ट बीजेपी, तो ये फार्मूला कैसे लागू होगा? देखिए, सबसे बड़ा बात है इस फॉर्मूला में अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो भाजपा पार्टी का है। मैं आसाम का बात बोल रहा हूँ। कुछ भी नहीं है हम लोगों का। अच्छा, मैं दे रहा हूँ आपका आंसर। तो भाजपा, अभी थोड़ा देर पहले महंत जी ने एक बात बोला था कि एक ये टाइम आने दीजिए, 2024 अभी और 8-10 महीना बाकी है, AIDF कांग्रेस फिर अलायंस में आएगा, ये महंत जी ने बोला है। और इसका मतलब कि बीजेपी ने शायद मैच फिक्स कर ही लिया है। मुझे जो उसके बाद आप भी साथ में रहेंगे। इस हम लोग का पार्टी का पहला एजेंडा है कि अगर AIDF ये विरोधी एकता में रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे। मैं भी बोल रहा हूँ, पार्टी का डिसीजन है। पार्टी का प्रेसिडेंट भी हर मीटिंग में बोला कि जिस दिन UDF कांग्रेस UDF ये 11 पार्टी में शामिल हो जाएगा, विरोधी एकता में शामिल होगा, उस दिन से हम लोग नहीं रहेंगे। ये तो हम लोग का क्लियर है। अभी बात है कि महंत जी तो बोल रहा था। दुलू जी ये बता दीजिए कि पटना में AIDF को निमंत्रण इसीलिए नहीं मिला कि कांग्रेस का विरोध था। अच्छा, तो और दूसरा बात है, महंत जी बोल रहे हैं कि आपके साथ पूरी तरह से हैं, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, अभी महंत जी एक बात बोल रहा था कि 100% UDF फिर शामिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा अभी हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी बोल दिया। तो अगर बोल रहा हूँ, अगर नहीं उस तरह तो आप भी बोलते हैं AIDF को बीजेपी का बी टीम, वो तो बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर बोल रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ श्योर, अगर बोल रहा हूँ, अगर UDF ये विरोधी एकता में शामिल हो गया तो आप लोग उसको टिप्पणी करते हैं, बीजेपी सरकार या बीजेपी का नेता लोग। लेकिन आप लोग ये सिलसरना कहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोग और UDF बीजेपी का कैंडिडेट और UDF का कैंडिडेट मिलके कोई पौरसभा गठन किया था। आप एक बार खबर कीजिए। दूसरा का पास अलायंस करने से आप लोग का प्रॉब्लम नहीं। आप लोग खुद अलायंस करके आप लोग प्रेसिडेंट चुनाव करता है तो आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब टिप्पणी वाला बात छोड़िए। अभी जो आप लोग मुद्दा का बात बोल रहा था असम का, ये जो प्राइस हाइक का तो बात है वो तो रहेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है असम का भी सांप्रदायिक मुद्दा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देगा, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम। बीजेपी का एक ही इशू है कि ये सब मुद्दा नीचे लाने के लिए पहले हिंदू मुस्लिम वाला टर्म कार्ड खेल लीजिए। बदर का नाम बोल देगा, ये नहीं तो प्राइम मिनिस्टर होगा, ये नहीं तो चीफ मिनिस्टर होगा, ये डेप्यूटी CM होगा, ये तो बीजेपी बात बोल रहा है। ठीक है, इतना ही काफी है, वो जवाब दे देंगे। हाँ जी, तो यही बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी UDF का साथ मिलकर जब ये पौरसभा गठन करता है तो ओलू का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब UDF कांग्रेस में आएगा उसका ओलू का प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं हम लोग का पार्टी पहले से बोल रहा है। देवोजीत, सबसे पहले अपूर्व ने आप पर महंगाई का वो आरोप लगाया और फिर तमाम बातें कही, तमाम मुद्दे। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो वो दीजिए। साथ में दुलू अहमद ने आपको कहा कि जब आप आखिर में कुछ नहीं कर पाते हैं तो सांप्रदायिक नहीं, UDF का साथ मिलकर पौरसभा गठन किया था, उसका भी जवाब सही है। एक रामा परिहार जी ने एक मुद्दा उठाया था, स्कूल बंद किया है। रामा परिहार जी, कभी भी तथ्य को विकृत मत कीजिएगा। असम में 3315 स्कूल्स है, जिसमें स्टूडेंट का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30 से कम। हम लोगों ने एक भी स्कूल बंद नहीं किया। बंद मतलब उनका नौकरी चला जाते हैं। एक भी स्कूल बंद नहीं किया, मार्च किया गया है। और ये भी राइट टू एजुकेशन का हिसाब से जितना स्कूल
राइट टू एजुकेशन आपको का ये हिसाब से सोचना होना होगा चाहिए ये बंद करने वो की है। नौबत क्यों आई? आपके स्टूडेंट क्यों नहीं है? दो प्राइवेट स्कूलों में वो आप student कांग्रेस जी बढ़ते का जा रहे हैं, पूछिए गवर्नमेंट क्योंकि स्कूल उनका में दिन में वो आपके बनाया गया student था। क्यों नहीं है? एक मिनट, आपका टाइम में मैंने सुन एक लीजिए, सुन भी लीजिए। बात नहीं कहा। नहीं, नहीं, रामा जी, सुनने के लिए सुन लीजिए। थोड़ा आपके धीरज student नहीं रखिए। है, आपको स्कूलें बंद करनी पड़ी, मर्ज करनी पड़ी। सुन लीजिए। सेकेंड, कांग्रेस का अपूर्व भट्टाचार्य जी ने कहा था जो पैसा लेकर भाग गया। अपूर्व जी, ये एम्पायर कौन किसका टाइम में ये एम्पायर बना था, ये भी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। हम लोगों ने काम किया है और ये मैं विश्वास के साथ बोल रही हूँ, जो भी देश के साथ ऐसा किया है उनको पकड़ा जाएगा। और डेफिनेटली असम में जैसा हो रहा है, इवन इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पकड़ा गया है, सबको, किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। थर्ड, आपने कहा था ये बहुत सारा मुद्दा आपने उठाया था, ये मत भूलिएगा राकेश पाल जी को अनले पकड़ा नहीं था हम लोग, उनके साथ 85 ऑफिसर्स को पकड़ा था, जो असम का हिस्ट्री में नज़ीर विहीन घटना है। ये आपको भी मालूम है, हो सकते आप एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते, कोई बात नहीं, मुझे कोई विरोधी में तकलीफ है। नहीं है। थर्ड, राकेश पाल साहब, थर्ड, आप सुन लीजिए, आपको टाइम दिया, डेफिनेटली देंगे। थर्ड, आप ये मत भूलिएगा, आप लोगों ने 7 लाख हुआ कार्ड जब कार्ड बनाया था, आप ये मत भूलिएगा 3.5 लाख ये वृद्धा पेंशन का नाम में आप लोगों ने क्या किया था। जो वृद्धा नहीं था उनका वृद्धा बनाकर 3.5 लाख हुआ आप लोगों ने वृद्धा पेंशन का व्यवस्था किया था। 4 लाख सोशल एयरफेयर में आप लोगों ने बेनिफिशियरी का सृष्टि किया था। टोटल 14.5 लाख। ये किसका कलंकित अध्याय है, हम लोगों ने बान किया है। और आप जो भी बोलेंगे, अपने आदमी जो है, जो बेनिफिशियरी है, जिसको मिलना चाहिए था, ये अभी मिला है। अगर इनकेस आप किसी भी एक जगह में आप दिखा दीजिए जो उसको अरुणोदय मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिला है, डेफिनेटली विल टेक द एक्शन। और आप लोगों ने पीएम किसान निधि का हमेशा बोलते हैं कि पीएम किसान निधि जिसको मिलना चाहिए था नहीं मिला है। भट्टाचार्य जी, आपको मैं ये बोल देते हो जो आपका सबसे असम में हाईएस्ट बेनिफिशियरी से बरपेटा में 4,44,000, नगांव में सेकेंड 1,74,000, बरपेटा में थर्ड 1,72,000। उसमें किसका जनप्रतिनिधि है, किसका एमपी है, किसका एमएलए है? लेट देम कम फ्रॉम, ये जो भी है उनको ये बोल दीजिएगा। आप लोग अगर हिम्मत है तो उनको बोल दीजिएगा जो भुआ है वो सबका सामने सबमिट करने के लिए देवो जी, लास्ट नॉट लिस्ट, बेट में एक बात, लास्ट नॉट लिस्ट, अपूर्व जी एक बात, अपूर्व जी एक बात, बेट में एक जी, अपूर्व जी आप बोलिएगा, समय कम है। बोला गया था लास्ट, जता दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसे सोचते हैं, दुनिया ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर दुनिया ठीक को है, अच्छा से ठीक है। देखना है तो आपको सोचने का तरीका बदलना जी। होगा। दुलू अहमद, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं एक ही बात बोलूंगा। अभी महंता जी ने बहुत स्कीम का बारे में बताया कि हम लोग इतना इतना अच्छा स्कीम दिया। मैं अरुणोदय स्कीम का बात में जाता हूँ। अरुणोदय, उस जो अरुणोदय को लेके बीजेपी आप वो सवाल कर दीजिए ना सब। सवाल यही है, मुख्यमंत्री खुद बोला था कि अरुणोदय स्कीम बेनिफिशियरी को मिलना चाहिए जो जेन्युइन है। और इसके लिए क्या किया है, हर घर का आप सामने में एक नेम फलक लगेगा बोल के सीएम ने खुद डिक्लेयर किया था, लेकिन आज तक नेम फलक लगा नहीं। नेम प्लेट वो सवाल है, चलिए वो सवाल वही सवाल है क्योंकि स्कैंडल हुआ है। ठीक है, ठीक है, स्कैंडल हुआ है। ठीक है, ये डेफिनेटली। और अपूर्व जी आपके लिए मैं अपूर्व जी, प्रधानमंत्री का महंता जी हमेशा मेरा बात का आंसर नहीं देता, अपूर्व जी का बात का आंसर दे रहा है। मैं आपका सवाल हमने ले लिया ना, सवाल इनके पास है, आप ये आंसर नहीं देता। ये प्रॉब्लम तो सबसे ही आंसर देना चाहिए। नहीं, ये मत छुसिएगा, हम लोग और नहीं नेम फलक अभी तक नहीं लगा। 100% लगाएंगे। वो कह रहे हैं वो लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये सीएम खुद बोला है। हमारे पास समय कम है, इसलिए रामा परिहार अंत में आप कमेंट कीजिए और कुछ ही सेकंड में बस अब समय समाप्त हो चुका है। देखिए, मेरे को थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि सभी को आपने समय अच्छा खासा दिया है। जहाँ तक क्रेडिटेबिलिटी की बात हुई कि सबके साथ सब भ्रष्टाचारियों को हम लोग अच्छा से उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। 4 दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले बोलते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबके ऊपर लगाम जाएगा। 4 दिन बाद में एनसीपी के 4 जो मंत्री जो ईडी की जांच में हैं उनको वहां पे पाला बदल करके मंत्री बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है। आप किस भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके उनका क्या परिणाम निकलता है वो भी सामने नहीं है। महाराष्ट्र, बड़े जो है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अपनी पार्टी में शामिल किसी और दिन करेंगे।
लेकिन आज जी रमा परिहार माफी चाहते हैं क्योंकि आपको समय नहीं मिला आखिर में, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आप क्या सवाल उठाना चाहते हैं और हमारा जो उद्देश्य था इस कार्यक्रम का असम में क्या मुद्दे होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव तक, उस पर चर्चा करना था। और इस बीच ये जो सारे मुद्दे आए हैं ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आने वाले चुनाव में। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।